साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, हमने पिछले वीडियो में माननीय वामन मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं, इसका जवाब ढूंढने का प्रयास किया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि मेश्राम साहब दूसरे लोगों को, बहुजन समाज के नेताओं को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, यह दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। तो इस सवाल का जवाब भी हमें आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध द्वारा किए गए कार्य प्रणाली में मिलता है। तो सिद्धार्थ गौतम जब ग्रह त्याग करते हैं और ग्रह त्याग करने पर राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को राज सत्ता का ऑफर देते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि बहुजन समाज के दुख से मैं आहत हूँ और इस दुख के मूल कारण को मैं खोजना चाहता हूँ और बहुजन समाज के दुख को समाप्त करना चाहता हूँ। यह सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार से कहते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गया जाते हैं और बुद्ध गया में जाकर बहुजनों के दुख के ऊपर, उन दुख के कारणों पर, उनके समाधान पर वह चिंतन, मनन और अध्ययन करते हैं। और जब उनका अध्ययन समाप्त होता है तो तब कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और बोधि प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम अब सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं और सम्यक संबुद्ध होने पर उन्हें बहुजन समाज के दुखों का मूल कारण पता चलता है। तो वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुजन समाज के दुखों का मूल कारण है, पहला है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणी वर्चस्व और यज्ञ संस्कृति। ये 4 मूल कारण हैं जिससे बहुजन समाज दुखी है। और तथागत बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत के राजा हो या प्रजा हो, दोनों ब्राह्मणी वर्चस्व और ब्राह्मणी संस्कृति के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब तथागत बुद्ध को ये बात पता चलती है तो तथागत बुद्ध अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, वे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित विचारधारा का निरंतर विकास करते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित विचारधारा का विकास। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए त्याग और समर्पण की भावना के साथ काम करने वाले भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं। ये 2 काम करते हैं और ये 2 काम करने के लिए तथागत बुद्ध अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। तो ये 2 काम करने से और इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने से भारतीय समाज और राजनीति पर इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। पहला महत्वपूर्ण परिणाम होता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करने के कारण बहुजन समाज शासनकर्ता जमात में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका परिणाम होता है कि राजाओं को ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त करा देते हैं। भिक्षु संघ की शक्ति के आधार पर राजाओं को ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त करा देते हैं या ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त करा देते हैं या राजाओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण परिणाम तथागत बुद्ध के कार्यों से होते हैं। तो अब इन परिणामों से प्रश्न निर्माण होता है कि जब तथागत बुद्ध को बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाना ही था तो फिर उन्होंने राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए राज सत्ता के ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? जब बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाना ही था तो फिर राजा बिंबिसार के ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? तथागत बुद्ध ने या सिद्धार्थ गौतम ने
सिंपल राजा बन जाना चाहिए था और प्रजा को राजा बनने का अधिकार दे देना चाहिए था। बहुत आसान काम था। फिर बुद्ध ने राजा बनने के बजाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करना, त्याग और समर्पण की भावना रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या प्रचारकों का निर्माण करना, जिसे भिक्षु संघ कहा गया, ये कठिन कार्य या ये कठिन मार्ग तथागत बुद्ध ने क्यों अपनाया? तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न तथागत बुद्ध के सामने किसी ने किया हो, या ऐसा कोई प्रश्न उठा हो, या कभी किसी साहित्य में होगा भी, तो ऐसा कहीं सुनने में या पढ़ने में नहीं आया है। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि जब तथागत बुद्ध को बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात ही बनाना था, तो फिर स्वयं राजा क्यों नहीं बने? उनको तो राजा बिंबिसार ने ऑफर दिया हुआ था, तो राजा बन जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इसके दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि कोई भी राजा हो, उसकी आयु निश्चित होती है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मरना निश्चित है तो जो कोई भी राजा होगा, अगर वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर अपने राज्य को चला भी रहा है, तो राजा जब तक जीवित है तब तक वो राज्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चलेगा। लेकिन जब उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु होने के बाद जो अगला राजा आएगा, वो अगला राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर ही राज्य को चलाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। और ये कारण जेन्युइन है। इसका उदाहरण हमारे सामने है कि बाबा साहब आम्बेडकर जब जीवित थे, तो जब तक वो जीवित रहे उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य किया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के पास में कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं था। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये जो मेरा समाज है, ये एक विशाल तंबू के समान है, और इस तंबू में मैं अकेला बंबू हूं। तो ये जो बाबा साहब ने कहा, इसका मतलब ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर जब तक जीवित रहे उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम किया। लेकिन बाबा साहब की मृत्यु के बाद जो लोग बाबा साहब के साथ में काम करते थे, उन्होंने आगे चलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के आधार पर तो काम नहीं किया। तो मान लो कोई राजा है और वो अपना राज्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चला रहा है, लेकिन उस राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में अगला जो राजा होगा वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर ही राज्य को चलाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये पहला कारण है कि तथागत बुद्ध ने राजनीतिक राजसत्ता को जो ऑफर मिला उसको ठुकरा दिया। दूसरा कारण यह है कि कोई राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के आधार पर राज्य को स्वयं होकर कितने दिन तक चलाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वयं होकर वो कितने दिन तक अपने राज्य को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चलाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कभी उसके सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए कि एक तरफ बहुजनों का हित हो और दूसरे तरफ राजा का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, और दोनों में से अगर उसको किसी एक चीज को चुनना पड़े तो अधिक संभावना तो यही बनी रहेगी कि वो राजा बहुजनों के हित को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ अधिक झुकाव उसका होगा। और इस कंडीशन में बहुजन समाज फिर दुख के गड्ढे में चला जाएगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो फिर निरंतर चलता नहीं रहेगा। तो राजा बनने से राजा न बनना, इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस दुख और कलह का समाधान करने के लिए तथागत बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, उस दुख और कलह का समाधान राजा बनने में नहीं था, बल्कि बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने में था। प्रजा को ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त कराने में था। राजा को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त कराने में था। राजा को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम करने के लिए मजबूर करने में था, या उन्हें प्रेरित करने में था, या राजाओं पर लगाम लगाने में था। और यह कार्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास किए बिना संभव नहीं था।
राजाओं पर नियंत्रण यह त्याग और समर्पण की भावना के साथ काम करने वाले सामाजिक प्रचारकों का निर्माण किए बगैर, जिसे भिक्षु संघ कहा जाता है, निर्माण किए बगैर संभव नहीं था। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस कठिन मार्ग को चुना। राजा बनने के बजाय विचारधारा का विकास करने और भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए, मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इस कठिन मार्ग को अपनाया ताकि बहुजन समाज निरंतर शासनकर्ता जमात बना रहे। यह कार्य तथागत बुद्ध ने कैसे किया? तो तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास किया और इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए त्याग और समर्पण रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक प्रचारकों का निर्माण किया, जिसे भिक्षु संघ कहा गया। भिक्षु संघ ने गांव गांव, शहर शहर जाकर, जन जन में जाकर ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मणी विचारधारा के विरोध में समाज में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। निरंतर यह कार्य किया और निरंतर काम करते रहने की वजह से जो भारतीय समाज था, यह भारतीय समाज ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मणी वर्चस्व से मुक्त हो गया। जब समाज या प्रजा ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त हो गई तो राजा द्वारा ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना हानिकारक सिद्ध होने लगा। जब हानिकारक सिद्ध होने लगा तो राजाओं ने ब्राह्मण संस्कृति को छोड़कर बुद्धिज्म संस्कृति को अपनाना शुरू किया। इसके बावजूद अगर कोई राजा ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करता तो भिक्षु संघ उसे जाकर समझाने का काम करता था, उसे निर्देश देने का काम करता था। और इसके बावजूद अगर कोई राजा फिर भी ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो प्रजा द्वारा उस राजा की आलोचना की जाती थी। तो इससे राजा के मन में भय पैदा होता था, क्योंकि किसी भी राजा को अगर राजपाट चलाना है तो उसे प्रजा को शांत बनाए रखना होता है। अगर प्रजा में राजा के खिलाफ में विद्रोह खड़ा हो जाए तो राजा की गद्दी जा सकती है। इसलिए प्रजा का जो विचार होता है, प्रजा में जो बहुमत होता है, राजा को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो प्रजा में तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का भिक्षु संघ प्रचार कर रहा था। तो राजा अगर फिर भी ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करता है तो प्रजा उसकी आलोचना करेगी, जो राजा के लिए नुकसानदायक हो सकता था। तो इस कारण कुछ राजाओं ने सोच समझकर और कुछ राजाओं ने तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ की शक्ति के आगे झुककर ब्राह्मण संस्कृति को छोड़ दिया और बुद्धिज्म संस्कृति को अपनाया। इसके अलावा तथागत बुद्ध ने राजाओं से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर काम करवाया। इसको समझने के लिए तथागत बुद्ध के समय की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो वह घटना इस प्रकार है कि एक बार तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए हुए थे और श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने जेतवनाराम, यह विहार तथागत बुद्ध को दान में दिया हुआ था। तो तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जेतवनाराम विहार में रुका हुआ था। तब आनंद भंते वे श्रावस्ती में भिक्षाटन करने के लिए गए और श्रावस्ती में जाने पर उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि सामने एक लड़की, एक कन्या कुएं से पानी भर रही है। तो भंते आनंद उस कन्या के पास गए और उस कन्या के पास जाकर कहा कि बहन, मुझे पानी पिला दो। उस कन्या ने कहा कि मैं चांडाल जाति की कन्या हूँ, मैं चांडाल जाति से हूँ, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तब आनंद भंते जी ने कहा कि मुझे आपकी जाति नहीं चाहिए, मुझे केवल पीने के लिए पानी चाहिए। तो जब वो उस चांडाल कन्या ने इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसको लगा कि आनंद भंते जी ये पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिनको मेरी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें तो केवल पानी पीना है। तो उस कन्या ने बहुत ही खुशी खुशी आनंद भंते जी को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वह कन्या अपने घर गई और अपनी माँ को कहा कि मैं वो भंते जी से शादी करना चाहती हूँ। तो तब दूसरे दिन वो कन्या आनंद भंते जी से मिलने के लिए जेतवनाराम विहार पहुंची।
वहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात तथागत बुद्ध से हुई और तथागत बुद्ध के सामने उन्होंने उस कन्या ने अपना प्रस्ताव रखा। तथागत बुद्ध ने उस कन्या को समझाया और समझाने पर उस चांडाल कन्या को ये बात समझ में आई। तो समझ में आने पर तथागत बुद्ध ने उसको सिर मुंडवाकर और चीवर धारण करके भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। जब उस कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया तो श्रावस्ती के ब्राह्मणों में खलबली मच गई कि तथागत बुद्ध ने एक चांडाल लड़की को, चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। तो वे कुछ ब्राह्मण मिलकर राजा प्रसेनजित के पास गए। उस समय कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे। तो राजा प्रसेनजित के पास गए और प्रसेनजित के पास जाकर कहा कि तथागत बुद्ध ने एक नीच जाति की चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। अब बताइए महाराज कि क्या अब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और एक राजा को एक नीच जाति की चांडाल कन्या से धर्मोपदेश सुनना पड़ेगा? तो तब इस तरीके से ब्राह्मणों ने राजा प्रसेनजित को भड़काया। तब राजा प्रसेनजित और ये कुछ ब्राह्मण ये मिलकर तथागत बुद्ध से मिलने के लिए जेतवनाराम गए। जेतवनाराम जाने पर राजा प्रसेनजित ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, क्या आपने एक नीच जाति की चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया है? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैंने उसे भिक्षु संघ में दीक्षित किया है। तब राजा प्रसेनजित और वे जो कुछ ब्राह्मण गए थे, इन्होंने इस बात का तथागत बुद्ध के सामने विरोध किया। जब विरोध किया तो तथागत बुद्ध ने जाति की मानसिकता और ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन राजा प्रसेनजित को बताया। जब प्रवचन तथागत बुद्ध ने दिया जाति की मानसिकता और ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में, तो राजा प्रसेनजित का तथागत बुद्ध के इन प्रवचनों से समाधान हुआ और राजा प्रसेनजित के जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब तथागत बुद्ध ने दिया। जब राजा प्रसेनजित इस बात से संतुष्ट हो गए कि हाँ, सभी मनुष्य समान है, तो ये जो घटना घटी, इस घटना से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली बात यह है कि राजा प्रसेनजित ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे, ये पहली बात स्पष्ट होती है। दूसरा, तथागत बुद्ध ने अपनी विचारधारा के आधार पर राजा प्रसेनजित को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है। अगर हम इसकी गहराई से अगर अध्ययन करें और गहराई में अगर जाकर इसके ऊपर रिसर्च करें, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में कोई राजा केवल प्रवचन के आधार पर संतुष्ट होकर अपना विचार छोड़ देता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी राजा हो, उसे अपने राजा होने का अहंकार होता है और वो अहंकार केवल सिंपली प्रवचन देने से अगर चला जाए तो ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन राजा प्रसेनजित ने यह सोचा होगा, जब तथागत बुद्ध ने प्रवचन दिया तो राजा प्रसेनजित ने जरूर ये सोचा होगा कि पहली बात यह है कि तथागत बुद्ध जितना भी प्रवचन दे रहे, समझा रहे हैं, वो तर्क के आधार पर, न्याय के आधार पर सही है। लेकिन तथागत बुद्ध जो समझा रहे हैं वो केवल तथागत बुद्ध नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध के पीछे भिक्षु संघ की शक्ति है। केवल बुद्ध नहीं है, बल्कि उनके पीछे भिक्षु संघ की शक्ति है। अगर मान लीजिए राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो भिक्षु संघ नगर नगर, गांव गांव, जन जन में जाकर प्रचार करेंगे कि राजा प्रसेनजित जातिवादी है, राजा प्रसेनजित ऊंच नीच को मानते हैं, और जनता के बीच में राजा प्रसेनजित आलोचना के शिकार होंगे। तो राजा प्रसेनजित ने जरूर यह सोचा होगा कि एक तो बुद्ध की बात तर्क और विचारधारा के आधार पर, न्याय के आधार पर सही है, और साथ में बुद्ध के साथ साथ में उनका भिक्षु संघ है जो त्याग और समर्पण करने वाले प्रचारकों का संगठन है। तो ये भिक्षु संघ की शक्ति है। इसलिए राजा प्रसेनजित ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर तथागत बुद्ध की बात को स्वीकार किया होगा। तो यह उदाहरण इस बात का सबूत है
कि तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ राजाओं के ऊपर कैसे नियंत्रण रखता था। और जहां तक मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध और राजा प्रसेनजित के बीच में जो चर्चा हुई वो केवल जाति तक ही सीमित नहीं रही होगी, बल्कि जब राजा प्रसेनजित ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जाति नाम की कोई चीज नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं, तो तथागत बुद्ध ने आगे कहा होगा कि हे राजन, आपके राज्य में जिन लोगों को नीच जाति का समझा जाता है, आप अपने राजकोष से कोष जारी करिए ताकि उन नीच समझी जाने वाली जातियों की उन्नति और विकास किया जा सके। एक राजा से केवल बौद्धिक चर्चा करना और समाज के हित के लिए निर्देश ना देना, तो ये तालमेल तो बैठता नहीं है। केवल बौद्धिक समाधान करना तो कोई उद्देश्य है नहीं। तो जरूर राजा को यह निर्देश दिया होगा या जरूर राजा को यह सलाह दी होगी कि आपने आपके राज्य में नीच समझे जाने वाली जातियों के उन्नति और विकास के लिए अपने राजकोष से कोष जारी करना चाहिए। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने क्या किया? पहला, अपने विचारधारा और भिक्षु संघ की शक्ति के आधार पर राजा को ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त किया। दूसरा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने के लिए राजा को प्रेरित किया। ये दो कार्य किए। तो ये किस आधार पर हुए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा और मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के कारण। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने भारत के राजाओं को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त करने का कार्य किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने के लिए प्रेरित करने का काम किया। यह कार्य तथागत बुद्ध ने किया। इस घटना से वर्तमान के भिक्षु संघ ने भी सबक सीखना चाहिए कि भिक्षु संघ ये किसी राजा की या किसी नेता की चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। भिक्षु संघ यह राजाओं को निर्देश देने के लिए है, नेताओं को निर्देश देने के लिए है कि आप नेताओं ने, आप राजाओं ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर कार्य करना चाहिए। यह निर्देश भिक्षु संघ ने नेताओं को देना चाहिए। ये नहीं कि किसी नेता के पीछे जाकर उस नेता का प्रचार प्रसार करते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने प्रचारक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन लगाया मजबूत संघ का निर्माण करने के लिए, जिसे भिक्षु संघ कहा जाता है। उस मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए तथागत बुद्ध ने जीवन पर्यंत प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। साथियों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, किंतु अगर हम मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर कार्य करता है, तो व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी वह संगठन विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहता है। और यही कारण है कि तथागत बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद भी भिक्षु संघ समाज में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता रहा और राजाओं को निर्देशित करता रहा कि आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर कार्य करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने पॉलिटिकल ऑफर को, राजसत्ता के विकल्प को ठोकर मारकर मजबूत सामाजिक संगठन, भिक्षु संघ और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करने का कार्य किया। और तथागत बुद्ध द्वारा निर्माण किया गया वह मजबूत भिक्षु संघ ही था जिसके आधार पर बहुजन समाज निरंतर शासन करता जमात। और इस प्रकार साथियों, मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने भी अपना संपूर्ण जीवन एक मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करने के लिए लगाया और इस मजबूत सामाजिक संगठन के शक्ति के आधार पर बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने के लिए निरंतर संघर्षशील है। इस कारण मेश्राम साहब ने कहा, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। तथागत बुद्ध के समय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर अमल करने का सबसे बड़ा अवरोध ब्राह्मणी वर्चस्व और ब्राह्मण संस्कृति था। इसके विरोध में तथागत बुद्ध ने अभियान छेड़ दिया था। आज के तारीख में
बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम करने वाले नेताओं को चुनाव जीतने में सबसे बड़ी बाधा ईवीएम है। इसलिए मेश्राम साहब ने कहा, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। मेश्राम साहब ने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण करने में लगाया जो किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मणों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार जो दूसरे नंबर का प्रश्न था कि वामन मेश्राम साहब बहुजन समाज के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं और इसमें वामन मेश्राम साहब का क्या हित है, या वे ऐसा अगर कर रहे तो उसका क्या कारण है, तो उसका मूल कारण है बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाए रखना और उसके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का समाज में निरंतर प्रचार प्रसार करना होगा और मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करना होगा। इस काम में मेश्राम साहब लगे हुए हैं, इसलिए वो राजनीतिक रूप से अन्य बहुजन समाज के अन्य लोगों को कहते हैं कि आप विधायक बनिए, आप सांसद बनिए, आप मंत्री बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, मैं सामाजिक संगठन और सामाजिक विचारधारा का जीवन पर्यंत प्रचार प्रसार करते रहूंगा।